द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1011 से लेकर 1020 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1011। ये कहकर वह बायलियान के कमरे से बाहर चली गई। बायलियान ने अपने होंठ भींच लिए। क्या ये संकट से उबरने का एक सुगम रास्ता है? शायद उसे आभारी होना चाहिए कि यद्यपि मास्टर हजारों वर्षों से जीवित है, वह हमेशा एक शुद्ध बुरी लड़की रही है, अन्यथा उसका सिर उड़ सकता था। अब और नहीं। बायलियान बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई और उसने अपने सदमे को दबाते हुए रात को अच्छी नींद लेने का फैसला किया। रात को बारिश हुई। एनलैन धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली गई। आधे रास्ते पर चलते समय उसके दाहिने हाथ की हथेली में पकड़ी खाली बोतल अचानक जमीन पर गिर गई। ताली। बोतल तुरंत टूट गई और उसके टुकड़े कीचड़ में दब गए। एनलैन थोड़ा नीचे झुकी, फिर सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भावशून्यता थी। मैंने गलती से इसे तोड़ दिया, इसे भूल जाओ। वह धीरे धीरे पुनः गुफा की ओर चली। लगभग 2/4 घंटे बाद वह अंततः गुफा में पहुंच गई। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, तेज हवा और बारिश की आवाज तुरंत गायब हो गई। पैरों की आहट सुनकर लिंजी चौंक गई, जो शेल्फ पर झुकी हुई थी और लगभग सो रही थी। आह गुरुजी, आप यहाँ हैं। लिन जी तुरंत खड़े हो गए और अपने हाथों को अपनी जांघों के दोनों ओर बड़े करीने से रख लिया। जैसे ही वह हिली, कपड़े हिल गए और कपड़े हिल गए, जिससे दोनों किताबें शेल्फ से नीचे आ गईं। कुआं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद लिन जी नीचे झुके और किताब उठा ली। उसने चुपके से किताबों के शीर्षकों पर नजर डाली। एक था द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ किमेन सीक्रेट मेडिसिन्स और दूसरा था द जियागो नाइट रेन जेड के बारे में बात की गई थी। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद मास्टर जी सीखने के लिए इतने उत्सुक होंगे। लिन यू एनलैन के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। सामान पैक करके यहाँ आना। मैं पहले तुम्हारा हालचाल देखूंगा, फिर दादाजी को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। आहा। लिन जिंग खुशी से दौड़कर आया। पत्थर की मेज पर एनलैन ने अपना हाथ लिन जी के सिर पर रखा। वह पुनर्जन्म के भगवान के संपर्क में कभी नहीं रही है, लेकिन वह महसूस कर सकती है कि पुनर्जन्म के भगवान एक साधारण स्वर्गीय आदरणीय नहीं है, और निश्चित रूप से उनमें 2 से अधिक तरीके हैं। अब उसने लिन जी के शरीर में केवल 2 रास्ते छोड़े, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या फिर युद्ध में उसके अन्य रास्ते भी नष्ट हो गए हो। खैर, यह कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वह लिन जी के लिए हो या उसके लिए। हजारों कष्टों के साथ साथ पुनर्जन्म के भगवान की यिन और यांग, अगर मैं परिलोक में आसानी से लौट सकूं, तब उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ हो जाएंगी। वह पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएगी। जब तक वह इच्छुक है, वह उन बातों को समझ सकेगी जिन्हें वह पहले समझ पाती थी और जिन्हें वह अतीत में नहीं समझ पाती थी। एनलैन ने अपना हाथ हटा लिया, मुस्कुराए और लिन यू से कहा, अब चलो दादाजी को उनके शरीर को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। यह उसके लिए बहुत सरल बात है। यदि वह आत्मा और शरीर के सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करना चाहती, तो वह कुछ ही सांसों में एक नया शरीर बना सकती थी। जब उसने लिन यू को उत्साह से अपने घबराए हुए दादाजी को गले लगाते देखा, तो एनलैन खड़ी हो गई। धीरे बोलो, मैं बाहर जाकर टहलने जाऊंगी। लिन जी के जवाब का इंतजार किए बिना वह तेजी से बर्फीली भारी बारिश में चली गई। इस तरह का पारिवारिक स्नेह वह और अधिक नहीं देख सकती। जितना अधिक आप इसे देखेंगे, आपका मूड उतना ही खराब होगा। एनलैन ने इसे अस्वीकार नहीं किया, वह तो बस इससे ईर्ष्या करती थी। यह अच्छा है कि आपके साथ कोई है। चौड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे आनलैन ऊबकर गड्ढे को लात मारती और कभी कभी अपना सिर उठाकर ऊंची क्योंगमिंग चोटी की ओर देखती। पिछले दिनों की तुलना में आज की बारिश अधिक गंभीर है। हालांकि जूपैन से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्यून मिंगफेग इन दिनों अभी भी खुश है। हर कोई 5वीं जूनियर बहन और उसके दादा के पुनर्मिलन का जश्न मना रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए टोंग याओ, किंगलुआन और यहां तक कि यान यू भी हर दिन क्योंगमिंग चोटी की ओर दौड़े। बधाई हो, कैंडी खाओ, कैंडी खाओ। टोंग याओ और किंगलुआन की तुलना में, जो दूसरों के साथ अच्छी तरह से रहते थे, यान यू को ज्यादा लाभ नहीं मिला। एक और तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं खोना चाहती थी। क्या यह आपके लिए शर्मनाक नहीं होगा कि आप उससे, जो एक चाचा है, किशोरावस्था और 20 वर्ष की लड़कियों के समूह के साथ खेलने दें? यद्यपि वह स्वयं बहुत परिपक्व नहीं है, फिर भी वह अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सकती। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एनलैन द्वारा निशाना बनाई गई थी।
उस छोटे शरीर ने आंगन के द्वार की ओर लात मारी, और यान यू, जो बुरे इरादों को पाल रहा था, सीधा खड़ा नहीं हो सका। जाहिर है अतीत में ऐसा नहीं था। अतीत में उसने एनलेन की नाक की ओर इशारा करते हुए एनलेन को बदमाश कहने का साहस किया था। लेकिन अब वह एनलेन के सामने खड़े होने का साहस नहीं जुटा पा रही है। उसने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ और नहीं बल्कि एनलेन की घूरती निगाहों के अलावा कुछ नहीं था, और फिर वह ग्लानि के साथ भाग गई। ये सब बाय लियान की गलती है। सामान्य तौर पर यह छोटा सा प्रकरण क्योंगमिंग पीक के उत्सव के माहौल को प्रभावित नहीं करता है। कई दिनों की शांति के बाद बाय लियान को भी विश्वास हो गया कि मास्टर ने कोई असामान्यता नहीं देखी है, और वह एक और आपदा से सुरक्षित बच गई है। कितना अच्छा! इस तरह बाय लियान अपने बुनियादी कौशल को सुधारने का तरीका खोजने के लिए निश्चिंत हो सकता है। उस रात की बातचीत के बाद दूसरी जूनियर बहन पहले से कहीं अधिक खुश थी। वह अत्यंत आत्मविश्वास से भरी हुई प्रतीत होती थी, चाहे वह किसी से भी बात कर रही हो। उसके आत्मविश्वास में संयम और विनम्रता का स्पर्श भी शामिल था। भले ही उसका सामना तीसरी छोटी बहन से हो जो शुरू से ही उसके खिलाफ रही है। इस तरह का व्यवहार सू यूवेई को भ्रमित करता है। क्या उसने गलत दवा ले ली? होंग यी ने उलझन में अपना सिर हिलाया। उसने ये भी महसूस किया कि जियो जिनसे के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन स्पष्ट रूप से जूनियर सिस्टर यू यंग उससे भी अधिक गलत थी। वरिष्ठ बहन टोंग याओ सही कहती हैं, वरिष्ठ बहन यू यंग के शरीर पर भूत प्रेत होने चाहिए, उन्हें इस पर नजर रखनी होगी। ठीक उसी तरह जब दिसंबर में ठंडी हवा तेज हो गई, तो अचानक डेक्सियन गेट के बाहर से कुछ बुरी खबर आई। नश्वर संसार पर कहर बरपा रहे राक्षसों के बारे में अंतहीन खबरों को एक तरफ रख दें। वास्तविक आश्चर्य तो यह है कि 4 संप्रदायों के प्रमुख ताइक्सुआन दाओमेन पर हमला किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ साल पहले प्राचीन शैतान प्रकट हुआ और उसने ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय की पैतृक भूमि को अपने पिछवाड़े के बगीचे में बदल दिया, जिससे दुनिया उलट पुलट हो गई। मुझे डर है कि यदि ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय में छिपी हुई दिव्य कलाकृतियां न होती, तो यह विनाशकारी हो जाता। इस बार ताइक्सुआन दाओमेन पर हमला करने वाले लोगों की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी, लेकिन ताइक्सुआन दाओमेन को हुई क्षति और भी अधिक थी। सैकड़ों शिष्यों की दुखद मृत्यु हो गई, बाहरी द्वार पर स्थित सूत्र पुस्तकालय जला दिया गया, तथा कई गोपनीय इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। ताइशुआन दाओमेन, जो इतनी बड़ी आपदा में फंसा था, ने तुरंत दर्जनों बिखरे हुए अमर योद्धाओं को उस अत्याचारी खलनायक का पता लगाने के लिए भेज दिया। मैंने सुना है कि वह पूर्व ताओवादी गुरु, जो कई वर्षों से प्रकट नहीं हुआ था, भी बाहर आ गया। कुछ समय के लिए अधिकांश संप्रदाय इस समाचार से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई और शैतान आकर अराजकता न फैला दे। हजारों वर्षों की नींव को इस तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। जब बाय लियान को पहली बार यह खबर मिली तो उसने जू पेन के बारे में सोचा। हाल ही में, जू पेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका ताइक्सुआन दाओमेन के साथ मौत का झगड़ा चल रहा है, और अगर आम लोग परेशानी खड़ी करते हैं, तो पूर्व ताओवादी गुरु यूं ही सामने नहीं आएंगे। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1012। उसने तुरंत चांगदीजी से संपर्क किया जो हेलुओ देश में बहुत दूर था। इस अवधि के दौरान जूपैन ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। यह थोड़ा सिरदर्द वाला है। बाय लियान को चिंता थी कि जूपैन ताइक्सुआन दाओमेन के साथ गड़बड़ करने के बाद मुसीबत ढूंढने के लिए डुक्सियन मेन आएगा। अब जब मालिक यहाँ है तो उसे डर नहीं है, लेकिन अगर मालिक फिर से बाहर चला गया तो क्या होगा? ताइक्सुआन दाओमेन के पर्वत द्वार से आसानी से निकल पाने से पता चलता है कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन यह भी संभव है कि मेरा अनुमान गलत हो सकता है कि वह व्यक्ति शुपैन न हो। बाय लियान ने चांग डीजी को एक नया संदेश भेजा। ताइशुआन दाओमेन के लोगों ने आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, कुछ भी मत छिपाए, आप मुझे बता सकते हैं। कोई बात नहीं, बस सड़क पर ज्यादा लोग घूम रहे हैं। बाय लियान ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि ताइक्सुआन दाओमेन भी चांगडी जी को एक चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि जूपैन को लुभाया जा सके। अगले कुछ दिनों में और भी खबरें सामने आईं। उदाहरण के लिए, ताइक्सुआन दाओमेन खलनायकों का पीछा करने में अच्छा नहीं था, और कई बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाय लियान हर दिन चांग दी जी के साथ समाचारों का आदान प्रदान करती है। लेकिन 10 दिन बाद, यानी नए साल के पहले दिन, अचानक चांग दी जी से उसका संपर्क टूट गया। कार्य 1, चांग दी जी की गतिविधियों पर तुरंत नजर रखना शुरू करें, पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 4। कार्य 2, इस पर ध्यान न दें, पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1।
बाय लियान को तुरंत दूसरी छोटी बहन मिल गई। छोटी बहन, जब मैं इस बार वापस आऊंगा तो मैं आपको सभी शिकायतों को दूर करने के लिए जियांगे धोने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, मेरे पीछे रुको। अध्याय 17 एनलैन 4.5 के को छेड़ने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर हेलुओ किंगडम स्थित है, वहां पहले से ही बारिश हो रही है। हाल के दिनों में गिरावट के अर्थ वाली बारिश एक के बाद एक हुई है, और अकथनीय आक्रोश के माहौल में डूबा ये देश और भी अधिक उदास हो गया है। तियानाई शहर की लंबी सड़क पर चलते हुए बाय लियान ने चारों ओर देखा। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग कम हैं। यहां तक कि अगर कोई यात्रा भी करता है तो वह खुद को जोगजी की तरह कसकर लपेटता है। सप्ताह के दिनों में सड़कों पर कभी कभार दिखने वाली आकर्षक मधुमक्खी की कमर और आधी ओस से भीगी बर्फ की चोटियां अब पूरी तरह गायब हो गई हैं। जब वह कई वेश्यालयों के पास से गुजर रही थी जो कभी भीड़ भाड़ वाले थे, तो बाय लियान काफी देर तक उन्हें देखती रही। क्या वे सब बंद हैं? अतीत का अनुसरण करना कठिन है। उसने अपना सिर हिलाया और तेल लगे कागज के छाते के साथ सड़क के अंत की ओर बिना किसी उद्देश्य के चल पड़ी। आधे दिन पहले उसने अपनी दूसरी छोटी बहन को अलविदा कहा। दूसरी कनिष्ठ बहन ने अप्रत्याशित विचारशीलता दिखाई। अगर किसी कारण से चांगदी जी की मृत्यु हो गई तो सीनियर सिस्टर बहुत दुखी होंगी, है ना? बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और धीरे से जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अगर मैं किसी कारणवश मर जाऊं तो क्या होगा? ये भी दुखद होगा। मैं वरिष्ठ बहन के सुरक्षित वापस आने का इंतजार करूंगी। क्या तुम नाराज नहीं हो? थोड़ा, केवल थोड़ा सा। ये गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं तीसरी जूनियर बहन नहीं हूं। मैं सीनियर बहन को रोकने के लिए छोटी मोटी शरारतें नहीं करूंगी। बाय लियान को बहुत पसीना आ रहा है। अगर तीसरी जूनियर बहन को पता चल जाता कि आप उसकी पीठ पीछे उसे इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से आपके साथ तलवारबाजी करेगी। मैं चौथी छोटी बहन भी नहीं हूं। मैं बड़ी बहन की मदद नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकती हूं कि बड़ी बहन को रोक न सकूं। उद्धरण चिन्ह। अंत में दूसरी जूनियर बहन ने पांचवी जूनियर बहन का उल्लेख नहीं किया। संभवतः पांचवी कनिष्ठ बहन इतनी छोटी है कि उसका उल्लेख करना उचित नहीं है। तब अपनी दूसरी छोटी बहन को अलविदा कहने के बाद बाय लियान जल्दी से तियानाई शहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह शहर से बाहर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तियानजी तियानाई संरचना, जो कभी तियानाई शहर की रक्षा करती थी, ने काम करना बंद कर दिया, और बाय लियान जांच करने के लिए अंदर गई। लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि चांगदी जी कहां गई। तियानाई शहर में हर कोई दहशत में था, और चांगदी जी के ठिकाने के बारे में दो पूरी तरह से अलग अलग अटकलें थीं। लोगों के एक समूह ने सोचा कि चांगदी जी जूपेन से मिलने गए हैं। लोगों के एक अन्य समूह ने सोचा कि यह ताइक्सुआन ताओवादी था जो चांगदी जी को ले गया था। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर अड़े हैं और उनके खंडन के लिए उनके अपने अपने कारण हैं। अंतिम विश्लेषण में ऐसा इसलिए था क्योंकि ताइक्सुआन दाओमेन लंबे समय से इस मामले को समझाने के लिए सामने नहीं आए थे। लेकिन लोगों को भी कुछ कहना है, मैं इस तरह की बात क्यों समझाऊं? उफ। बाय लियान छत के नीचे स्थिर खड़ा था, जहां बारिश हो रही थी। वह कुछ देर के लिए रास्ता भटक गई। हेलुओ साम्राज्य से उपयोगी जानकारी प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है। हर किसी को चांगदी जी के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। कुछ लोग चाहते थे कि वह बाहर मर जाए। भले ही लोगों के इस समूह को कुछ सुराग पता हो, वे उसे नहीं बता पाएंगे। क्या मैं सत्यापन के लिए ताइक्सुआन दाओमेन जा सकता हूँ? बाय लियान ने अपने दाहिने हाथ से छाता पकड़ा हुआ था और अपने बाएं हाथ से गोल दूधिया सफेद मैसेंजर जेड स्लिप के साथ खेल रहा था। उसे ताइक्सुआन दाओमेन से कोई लगाव नहीं है। यदि कोई मौका मिलता है तो जल्द या बाद में वह ताइक्सुआन दाओमेन द्वारा यान यू की हत्या के लिए न्याय की मांग करेगी। पहले कोई रास्ता तो छोड़ ही दें। बार बार विचार विमर्श करने के बाद बाय लियान ने पहले मास्टर को एक संदेश भेजा। ताइक्सुआन दाओमेन जाना कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होगा और उसे अपना समय बचाना होगा। अगर उस समय वह सचमुच खतरे में है, तो जब तक सिस्टम द्वारा संकेतित जोखिम स्वीकार्य सीमा के भीतर है, वह तुरंत मास्टर को बुलाकर दृश्य को बचा सकती है। एनलैन ने अप्रत्याशित रूप से तेजी से उत्तर दिया और अप्रत्याशित रूप से कई शब्द बोले। विनम्र होने की कोई बात नहीं, या तो बलात्कार करो या चोरी करो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ नहीं। हे गुरुजी इन दिनों बाहर क्या कर रहे हैं? प्राचीन स्थलों की खोज करते हुए। मेरी राय में यह एक अमर सम्राट की गुफा है। हालांकि ये दर्जनों युगों से गुजरी है, फिर भी यह बेहद अच्छी तरह से संरक्षित है। अमर सम्राट गुफा हवेली। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है।
इसमें लोहे और स्टील के बेकार टुकड़ों का ढेर है। बिना आंखों वाले राक्षस ने भी मुझे खून का कठपुतली बना दिया। चींटियों ने गाओ तियान की जासूसी करने की हिम्मत की। ये हास्यास्पद है। मैंने इसे गर्मागर्म बर्तन में पका दिया है। हॉट पॉट खाते हुए सेल्फी तारांकन 2 बिना पी के अल्ट्रा क्लियर। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। बाय लियान वास्तव में मास्टर की छाती को पकड़ना चाहता था और पूछना चाहता था, क्या आप वास्तव में मास्टर हैं? जल्दी से मेरे मास्टर को मुझे वापस कर दें। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1013। ऐसा नहीं है कि उसने मास्टर का दूसरा पक्ष नहीं देखा है। अतीत में गुरु कभी भी अलग थलग नहीं रहते थे और कभी भी वे दोयम दर्जे की बातें नहीं कहते थे जो शर्मनाक लगती थी। वह जियाओ बाय लियान को पहाड़ों और नदियों के चारों ओर यात्रा करने के लिए ले गई और बसने के बाद वह खेत के काम पर लौटाए। बिल्कुल गोरी त्वचा, सुंदर व्यक्तित्व, सौम्य व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत वाली एक छोटी सी गांव की लड़की की तरह। वास्तव में मालिक के अपने विवरण के अनुसार यदि वह उस रात कुएं में नहीं गिरी होती और उसके मालिक ने उसे बचाया नहीं होता, तो वह वास्तव में भविष्य में खेतों में काम करने वाली एक गांव की लड़की बन जाती। विशाल पर्वत एक पिंजरे की तरह है और अनगिनत लोग अपना पूरा जीवन लगाकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन चाहे वह अतीत में अजीब मालिक हो या पिछली दुनिया में मालिक हो, वे वर्तमान मालिक से पूरी तरह से अलग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गुप्त दवा पीने के बाद मूर्ख बन गया हो और उसने सेल्फी भी पोस्ट करना शुरू कर दिया हो? जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा कि यह हानयान यान्यू है। एनलैन ने बायलियान के जवाब का लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। उसका स्वर थोड़ा कठोर होने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे परेशान मत करो। बाय लियान ने उत्तर दिया, यदि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो क्या हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मास्टर के साथ अनौपचारिक बातचीत नहीं कर सकते? बेहद उबाऊ 4 टाइपराइटर बाय लियान के चेहरे पर पटक दिए गए, लेकिन एनलैन और जोर से चिल्लाया। ये कुछ शब्द भेजने के बाद उसने तुरंत लिखा, छोड़ो, मैं अभी हॉट पॉट खा रही हूँ, अभी कोई जरूरी बात नहीं है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? वापस आ गया। बाय लियान को लगा कि परिचित गुरु वापस आ गया है। वह मुस्कुराए और मैसेंजर की जेड पर्ची को कसकर पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से वह बुद्धिमान थी और इस समय मास्टर का चेहरा नहीं हटा सकती थी। लेकिन चैट का विषय ढूंढना सचमुच कठिन है। वह मास्टर से कुछ और गहराई से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि मास्टर जेड स्लिप पर रेंगते हुए आएगा और उसे पीटेगा। बेशक खाना पकाने के कौशल के बारे में बात करना सबसे अच्छा है। खाना पकाने के कौशल में उनके 15 अंक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ माना जाता है। ये सोचकर बायलियान ने तुरंत मास्टर द्वारा भेजी गई सेल्फी की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। मास्टर जी, हॉट पॉट ऐसे नहीं बनता। पहले फिर एनलेन तुरंत क्रोधित हो गई। ये खत्म हो गया। अभी तक नहीं। तुम ऐसा करो, अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, गद्दार। बायलियान ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। एनलेन ने लंबे समय तक चिल्लाया और पिया और अंत में ईमानदारी से एक नया हॉटपॉट भोजन बनाने के लिए बायलियान के निर्देशों का पालन किया। स्वाद तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन समय दोगुना लगता है। कितनी बर्बादी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बायलियान ने उत्तर दिया, आपसे मैं मास्टर के लिए खाना बनाऊंगी। मास्टर बस धीरे धीरे इसका आनंद लें, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनलेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आपने साधना पर अधिक समय बिताया होता तो आप बहुत पहले ही तूफान से बच गए होते। बायलियान ने फिर कुछ नहीं कहा। हो सके तो वह भी प्रलय पार करना चाहती है, लेकिन हर बार जब वह हवा और आपदा को महसूस करने की कोशिश करती तो सिस्टम उसे डराने के लिए बिग लुओ स्वॉर्ड एम्ब्रियो इनाम फेंक देता। यही अमर सम्राट के जीवन का सार है। भले ही वह अमर को अपने पैरों से रगड़ सकती थी, वह इस कार्य को चुनौती देने का साहस नहीं करेगी। सचमुच अपमानजनक। बायलियान समझ नहीं पा रहा था कि वह क्लेश के चरण तक क्यों नहीं पहुंच पाया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी गंध किसी मास्टर जैसी है? घृणित। इस समय यदि वह हवा की तबाही से बच सकती है और अपने शरीर और आत्मा को नया आकार दे सकती है, तो ताइक्सुआन दाओमिन को उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं माना जाएगा। एनलेन ने मजाक जारी रखा और कहा, आपको अपने शिक्षक और बाहर उन अकथनीय लोगों पर अधिक समय बिताना चाहिए। गुरुजी, आपने गलत समझा। अच्छा, बात करते हैं। इस बार तुम किसके पास गए थे और क्या मुसीबत आ गई? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। बायलियान ने अपने होंठ थोड़े से भींच लिए। ऐसा है कि
उसने जो कुछ किया था उसका सामान्य विवरण दिया, लेकिन उसने मास्टर से स्पष्ट रूप से मदद नहीं मांगी। वास्तव में वह नर्म चावल खाने से इनकार नहीं करती। क्या यह मूर्खता नहीं होगी कि आप कुछ खाएं और फिर उसे न खाएं? हालांकि मालिक इस नर्म चावल को अंधाधुंध तरीके से नहीं खा सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आप मर सकते हैं। यद्यपि छोटी बहनें सुगंधित हैं, फिर भी उन्हें पकने में अभी थोड़ा समय लगेगा। चाय कला के उस्तादों और पुराने रसोइयों को स्वयं ही बिजली पैदा करनी पड़ती है और आत्मनिर्भरता के कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। एन लेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, महारानी, ये पहचान इसमें एक अलग स्वाद की तरह लगती है। बात का मुद्दा यह नहीं है। मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे काम है। आप ताइक्सुआन दाओमेन जा सकते हैं। अगर कोई जरूरी काम न हो तो मुझे परेशान न करें। हाँ मास्टर। बायलियान, जिसने लंबे समय तक एन लेन के साथ बातचीत की थी, ने जेड स्लिप को दूर रखने के बाद अपना माथा पोंछा। उसके माथे पर पसीना नहीं है, लेकिन उसके दिल में पसीना है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि मास्टर के कौशल में सुधार हुआ है। बायलियान ने छाता सीधा किया और तियानई शहर के बाहर पहरा दे रहे ताइशुआन ताओवादी के शिष्यों से बात करने ही वाली थी कि तभी उसने मूसलाधार बारिश में एक अजीब आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी मेहराब के नीचे खड़ा था। उसने टखनों तक लंबा सफेद गाउन पहना हुआ था। उसके कपड़ों पर स्याही से बने चित्र गहरे कलात्मक विचारों और प्रभावशाली कविताओं से भरे हुए थे। उसका चेहरा लगभग 30 साल का लग रहा था और बारिश की वजह से वह धुंधला सा लग रहा था। उसने छाता नहीं पकड़ा था, लेकिन बारिश अपने आप रुक गई और उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसकी कमर पर एक साधारण लोहे की तलवार थी, लेकिन बायलियान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तलवार जीवित थी। स्मार्ट तलवार मरम्मत। बायलियान 2 निचली सीढ़ियों से नीचे उतरा। बाहरी दुनिया में बारिश गरजने जैसी थी और बारिश उसके पैरों के चारों ओर एक योगिनी की तरह उछल रही थी। उसने पाया कि वह आदमी उसे देख रहा था। यह पता चला कि वह आत्मा भोग में लिप्त नहीं थी। वह 2 कदम बगल की ओर गई और जब उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि वह आदमी जा चुका था। जब उसने फिर से अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि वह आदमी उसके सामने, उससे सिर्फ आधा फीट की दूरी पर खड़ा था। सम्राट बायलियान, एक कोमल आवाज सुनाई दी। इससे बायलियान को उस विनम्र विद्वान की याद आ गई। उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति को तलवार नहीं, बल्कि कलम रखनी चाहिए। उसने पूछा, ये ताओवादी व्यक्ति थोड़ा अपरिचित है, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे यहाँ क्यों रोका। उस आदमी ने कहा, सम्राट बायलियान यहाँ चांगदीजी को खोजने आए थे, है ना? बायलियान ने सिर हिलाया, लेकिन इनकार नहीं किया। सम्राट बायलियान मेरे साथ आ सकते हैं। बायलियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। क्या आप ताइक्सुआन ताओवादी हैं? आदमी ने अपना सिर हिलाया, नहीं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बायलियान को देखा। एक क्षण में हवा और बारिश की आवाज के अलावा दुनिया पूरी तरह शांत हो गई। बायलियान की दिल की धड़कन की गति अचानक बढ़ गई। उसकी नजर उस आदमी के दाहिने हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि वह हाथ तलवार की मूठ को धीरे से पकड़ रहा था। एक गति। बायलियान को एक विशाल और असीम गति का एहसास हुआ। जोर का झटका उसके दिल पर पड़ा और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। हालांकि उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि इस प्रवृत्ति के दबाव में वह अचानक स्पष्ट दृष्टि वाली हो गई। यह एक रहस्यमय अनुभव है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1014। वह जानती थी कि उसके सामने वाले व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से 9 क्लेशों वाले सेंक्सियन के बराबर थी। वह उस अजीब स्थिति से तब तक बाहर नहीं आ सकी जब तक सिस्टम टास्क सामने नहीं आया। कार्य 1, अजनबियों पर विश्वास करें और चांगदी जी से मिलने के लिए उनका अनुसरण करें, पूरा होने पर इनाम, हॉट एमुलेट। कार्य 2, चतुराई से मना कर दें, स्वयं चांगदी जी को खोजें, पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 4। मिशन 3, महारानी डोवागर का परित्याग, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। हृदय निरीक्षण ताबीज एक विशेष ताबीज है जो आंतरिक वास्तविकता की झलक दिखा सकता है। इसका कोई आक्रामक प्रभाव नहीं है, लेकिन ये भ्रम को दूर कर सकता है और राक्षसों का दमन कर सकता है। इसका मूल्य किसी उच्च कोटि के आध्यात्मिक हथियार से कम नहीं है। बायलियान के लिए ये चीज उस ज्ञानोदय पत्थर के समान ही है जो उससे पहले मिला था। ये बहुत कम उपयोगी है, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा यदि इसका उपयोग जूनियर बहनों द्वारा किया जाए। लेकिन जोखिम तो बहुत बड़ा है। थोड़ा विचार करने के बाद बायलियान ने दूसरे कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। चांगदी जी को छोड़ना असंभव है और उसके सामने रहस्यमय व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। केवल 4 अंक की कड़ी मेहनत उसे कठिन बना सकती है। लेकिन जब वह कोई निर्णय लेने ही वाली थी, तो उस आदमी ने फिर कहा,
भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए इस बार ताइक्सुआन दाओमेन के पुराने स्वामी ने स्वयं कार्रवाई की। बाय लियान थोड़ा स्तब्ध रह गई। तो ताइक्सुआन दाओमेन पर हमला करने वाला व्यक्ति जू पेन था। बिल्कुल, चांगरी जी आपके हाथों में क्यों है? इस तरह वह ताइक्सुआन दाओमेन के हाथों में नहीं पड़ेगी। रहस्यमय आदमी बहुत तेजी से बोल रहा था, इतनी तेजी से कि बाय लियान असहज महसूस करने लगी। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का ताइक्सुआन दाओमेन के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। बाय लियान ने हल्के से अपने दांत पीस लिए। अच्छा है, जाती है। इस स्तर का जोखिम अब उसके लिए घातक स्थिति नहीं है और उसने अभी कुछ समय पहले ही गुरु से संपर्क किया है। अगर वह किसी नाजुक घड़ी में गुरु मुझे बचा लो कहती तो ज्यादा से ज्यादा खाली हाथ लौटती। कृपया मुझे चांग दी जी से मिलने ले चलो। बाय लियान ने पहला कार्य चुना। अच्छा, रहस्यमय व्यक्ति के शरीर के चारों ओर अचानक एक पारदर्शी हवा प्रकट हुई। हवा के आवरण के नीचे बाय लियान ने पाया कि आसपास का समय और स्थान विकृत हो गया था। यह प्रक्रिया बहुत छोटी थी और जब उसे होश आया तो वह पहले से ही एक विचित्र कमरे में प्रकट हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब यह है। बाय लियान चौंक गया। यद्यपि इसकी गति मास्टर से बहुत कम है, फिर भी सूक्ष्मता में ये श्रेष्ठ है। उसने पूछा, क्या आप भी अमर सम्राट के पुनर्जन्म है? रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं खुद की तुलना अमर सम्राट से नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक नश्वर हूं जो तलवारबाजी का अभ्यास करता हूं। बाय लियान कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, बाय लियान तुम यहाँ क्यों हो? वह तुरंत घूम गई। फूलों के रास्ते के अंत में, हरे पौधों के बीच में, चांग दीजी आश्चर्य से खुले दरवाजे पर खड़ा था। वह अभी भी आलीशान कपड़े पहने हुए थी, उसके शरीर पर यातना का कोई निशान नहीं था, और उसकी सांस बहुत स्थिर थी। सुगंध फैल रही है, और नीली गौरैया गा रही है। सब ठीक है, ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। बाय लियान का लटका हुआ दिल आखिरकार ढीला पड़ गया, क्योंकि उसके बगल में एक रहस्यमय व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सीधे नहीं दौड़ी। वह थोड़ा मुस्कुराई, यू जियान से संपर्क नहीं हो सका, इसलिए मैं आपके पास आई। चांग दी जी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। मैं। उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से अपनी छाती पर रखा, उसकी छाती ऊपर नीचे हुई, और थोड़ी देर बाद वह बोली, धन्यवाद। बाय लियान और भी अधिक खुशी से मुस्कुराए, क्या आपको अभी भी धन्यवाद कहने की जरूरत है? चांग दीजी ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। शायद नहीं, अन्यथा भले ही वह कुछ न कहे, वह उसे धन्यवाद नहीं दे पाएगी। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए, उसने कहा। बाय लियान ने कहा, पहले ये तय हुआ था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप अपॉइंटमेंट लेने से चूक गए। चांग दी जी ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, थोड़ी कमजोरी से, मुझे माफ करना। बाय लियान ने हाथ हिलाकर कहा, अतीत तो अतीत है। चांग दी जी ने उत्तर दिया, मैं अगली बार याद रखूंगा। गर्म हवा चल रही है। यह दृश्य देखकर रहस्यमय आदमी एक कदम पीछे हट गया। यहाँ कोई और परेशान नहीं कर रहा है, तुम दोनों धीरे धीरे बातें करो और मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाऊंगा। चांग दी जी ने कहा, मैं लगभग भूल ही गया था कि वरिष्ठ किंगक्सुआन अभी भी यहाँ है, ये पाप है। बाय लियान ने नाम चबाया। वरिष्ठ किंगक्सुआन। चांग दी जी ने परिचय दिया, ये ताइक्विंग दाओमेन के पूर्व ताओवादी गुरु हैं, और अतीत में ताइक्सुआन दाओमेन के किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय भी हैं। रहस्यमय आदमी ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि दी जी सही थी। क्विंगजुआन तलवार संप्रदाय वहां है। बाय लियान को अचानक याद आया कि यह तो उसके गुरु ही थे जिन्होंने उसे इसके बारे में बताया था। ताइशुआन दाओमेन और ताइक्विंग दाओमेन मूल रूप से एक परिवार थे, और फिर उनके बीच एक अपूरणीय वैचारिक विवाद हुआ। ताइशुआन दाओमेन के पूर्व ताओवादी गुरु ने इस जियानजोंग के साथ युद्ध किया। चून की विजेता का निर्धारण करना कठिन था, इसलिए दोनों पक्ष सीधे विभाजित हो गए। तब से ताइक्सुआन दाओमेन की उत्कृष्ट स्थिति में गिरावट जारी रही है। अतीत में 4 प्रमुख संप्रदायों में से अन्य 3 ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के लिए एक आधार के रूप में कार्य करते थे। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय और ताइक्सुआन दाओमेन के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए बाय लियान ने सतर्कता महसूस की। वह बाईं ओर एक कदम बढ़ी, अपने पीछे चांगरी जी को हल्के से बचाते हुए। वरिष्ठ किंगक्सुआन सबसे बड़े दीजी को लेने के लिए यहां आए थे, और क्यों? अध्याय 18 माँ बाय और महारानी की बेटी 5 के। उस अविभाज्य लड़ाई के कारण ताइक्सुआन दाओमेन और ताइकिंग दाओमेन के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए।
जब दो ताओवादी संप्रदायों के अनुयायी बाहर मिलते थे तो भले ही वे खूनी लड़ाई नहीं करते थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता था और एक दूसरे की गहराई का पता लगाना पड़ता था। उन्होंने पिछले कई वर्षों में बहुत सारे चुटकुले बनाए हैं। यदि आप लड़ते नहीं हैं, तो क्या हमेशा अपनी कमियों को उजागर करना ठीक है? एक्स आपका एक्स छोटा है। ऐसे शब्दों की मारक क्षमता काफी प्रबल होती है, लेकिन फिर भी बाय लियान ने अपनी सतर्कता को कम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ताइक्सुआन दाओमेन और ताइकिंग दाओमेन एक ही मूल से पैदा हुए हैं। वे एक ही दर्पण से आते हैं, भले ही वह कल टूटा हुआ था, आज टूटे हुए दर्पण को फिर से जोड़ने की इच्छा का एक कारण है। जब तक दोनों पक्षों की इच्छा हो, एक तरफ अवतल और दूसरी तरफ उत्तल, और उन्हें आसानी से एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके बाद उस पर थोड़ा चिपचिपा 502 गोंद लगाएं और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय का चेहरा युवा है, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक ऐसे संप्रदाय का स्वामी भी है जो हजारों वर्षों से जीवित है। उसने एक ही नजर में बाय लियान की चिंताओं को समझ लिया, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ और फिर भी शांति से समझाया, जू पेन के हाथ में एक अजीब आध्यात्मिक हथियार है। ताइशुआन दाओमेन की परी वुजियांग हुओफेंगजोग भी उसे दबा नहीं सकती। ताओवादी लिंगजियन नियमों का सम्मान नहीं करता, वह केवल वास्तविक लाभ पर ध्यान देता है और वह जू पेन को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस समय वह चांगदी जी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वह जू पेन के हाथों पीड़ित होगा तो वह निश्चित रूप से चांगदी जी पर अपना मन बना लेगा। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। बाय लियान चौंक गई। वरिष्ठ किंगक्सुआन को लगता है कि जू पेन अब ताओवादी लिंगक्सियन से अधिक शक्तिशाली है। वह जू पेन की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। जिंगलुओवू में उसके और जू पेन के बीच लड़ाई को अभी केवल 1 महीना ही हुआ है। उस समय जू पेन गंभीर रूप से घायल हो गया था और सामान्यतः चोट से उबरना संभव नहीं था। उसकी साधना इतनी शीघ्रता से कैसे आगे बढ़ सकी? इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1015। क्या ये सभी प्राणियों के द्वार का श्रेय है? बाय लियान को क्लैश ऑफ द गॉड्स में चौथी जूनियर सिस्टर की पंक्ति याद आई। जिस पंक्ति में चौथी कनिष्ठ बहन बुरी नहीं है, वह अंततः वू एनहो और जू पेन के साथ निर्णायक लड़ाई के लिए सड़क पर उतरेगी। बाय लियान को कथानक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि खेल में दोनों द्वारा नियंत्रित संवेदनशील प्राणियों का द्वार बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करता था। वे चौथी कनिष्ठ बहन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने में सक्षम थे, जिसका साहसिक कार्य था, क्योंकि मार्क्वेस वुएन को गुप्त क्षेत्र में कदम रखने के लिए दृढ़ता से प्रेरित किया गया था, जहां जू पेन की मृत्यु के बाद आंखों ने शून्य को चकनाचूर कर दिया था। अब कथानक पूरी तरह से गलत हो गया है। जू पेन की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मार्क्वेस वुएन की मृत्यु पहले हो गई। क्या इसी चाल को कहते हैं अपने आप को विस्फोट करने के लिए एक अच्छे दोस्त का बलिदान देना? बाय लियान कुछ न कर सकी और गहरी सोच में पड़ गई। इस समय किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने अपना सिर हिलाया। मास्टर लिंगजियन बहुत मजबूत हैं, मुझसे भी ज्यादा मजबूत, लेकिन आखिरकार वह बुरे हैं। धूप भरे दिन में दीवार पर रेंगती हुई सुबह की महिमा अनजाने में ऊपर और नीचे चलती थी। एक आह अचानक हवा के साथ गायब हो गई, जो फूलों से सुगंधित इस आंगन के बाहर की ओर बह रही थी, जहां बर्फ और हिम का संसार था। बाय लियान का दिल धड़क उठा। बूढ़ा मतलब कमजोरी। एक पुराना शब्द असहायता का अर्थ व्यक्त करता है। खेल में मास्टर क्षय से ग्रस्त है। गर्वीले अमर्त्यानजुन को अपने शरीर को धोने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था जब वह सबसे कमजोर था, इसलिए वह केवल कुएं के पानी से भीगी हुई जमीन पर बैठ सकता था, चुपचाप कुएं के हिलते हुए मुख को देख सकता था। वह पहले से ही इतनी शक्तिहीन थी, फिर भी उसके पीछे एक खलनायक उसके शरीर को घूर रहा था। उस समय सफेद बाघ पहाड़ों और जंगलों में दहाड़ता था, लेकिन अब उसे एक सफेद कमल द्वारा धमकाया जाता था, उसके निशानों को निचोड़ा जाता था और उस पर उंगली उठाने के साथ साथ उसे मौखिक दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता था। उस समय स्वामी को कैसा महसूस होना चाहिए? ताओवादी लिंगजियन अपने गुरु जितना कमजोर नहीं है। वह बूढ़ा है, पर बहुत बूढ़ा नहीं। अब वह अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, या फिर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वह पूरी तरह शक्तिहीन होने से पहले पूरा करना चाहता है। इस तरह वह अपने पिछले स्वरूप से भी अधिक बेईमान हो जाएगा। बेशक वह चुपके से हमला करके प्रसिद्ध गोंग जुएक्सिन की हत्या कर सकता है, और वह हेलुओ साम्राज्य का इस्तेमाल करके हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को समय से पहले युद्ध के लिए मजबूर कर सकता है। अगर वह चांगदीजी को पकड़ लेता है तो वह शूपान का ध्यान भटका सकता है।
वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? बाय लियान ने क्विंगजुआन जियानजोग के आधे कारणों पर विश्वास किया। दूसरा हिस्सा यह है कि वह नहीं जानती कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय और लिंगक्सियन ताओवादी अलग क्यों है। उसने इसे छिपाया नहीं, बल्कि सीधे पूछा। उस समय किंगशुआन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठों ने ताओवादी गुरु लिंगशियन से क्यों युद्ध किया था? अगर आप दोनों ने युद्ध न किया होता, तो ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा हो गया होता। किंगशुआन जियानजोग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। संभवतः ईर्ष्या, असंतोष और अन्य भावनाएं बुराई का कारण बन रही हैं। ईर्ष्या, नाराजगी। बाय लियान थोड़ा हैरान थी, लेकिन किंगक्सुआन जियानजोग इस विषय पर बात करना जारी नहीं रखना चाहता था। वह थोड़ा झुका। विद्वान का शिष्टाचार अत्यंत विचारशील था। तुम दोनों को खबर का इंतजार यही करना चाहिए। मुझे लगता है कि दमांग पर्वत से जल्द ही खबर आ जाएगी। उल्लेख करने लायक, चूंकि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ये कहना नहीं चाहता था, इसलिए बाय लियान में उसे यह कहने के लिए मजबूर करने की ताकत नहीं थी। उसने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत अच्छा है। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि जब किंगशुआन जियानजोग ने दमांग पर्वत का उल्लेख किया तो उसका क्या मतलब था। हेलुओ साम्राज्य और ताइक्सुआन दाओमेन के बीच शिकायतें दमांग पर्वत की लड़ाई से उत्पन्न हुई, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जू पैन के लिए इस सब को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह निस्संदेह दमांग पर्वत है। लेकिन ताओवादी लिंगजियन घमंडी और अभिमानी है, और उसके विचारों का अनुमान लगाना वास्तव में आसान है। मैं उस समय यही तुम्हारे पूर्वजों को मार सकता था, और हजारों साल बाद मैं यही तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता हूं। यदि वह जीत सकता है, तो यह एक बेजोड़ मार्शल आर्ट होगा, और वे संप्रदाय और व्यक्ति जो ताइक्सुआन दाओमिन को भड़काने की कोशिश करेंगे, वे डर जाएंगे। बाय लियान दिल से चाहती है कि जू पैन और ताओवादी लिंगजियन दोनों को चोट लगे। बेहतर होगा कि दोनों मर जाएं, फिर उसे जश्न मनाने के लिए पटाखे जलाने चाहिए। यदि आपने मेरी चौथी जूनियर बहन और यान यू को छूने की हिम्मत की, तो मैं आपके जितना अच्छा नहीं होऊंगा। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय चला गया। बाय लियान। इस समय चांग दी जी, जो दरवाजे पर खड़े थे, ने उनकी ओर हाथ हिलाया। क्या गलत? बाय लियान जल्दी से वहां चला आया। चांग दी जी ने स्वाभाविक रूप से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। चलो घर में चलते हैं और बात करते हैं। इस तरह दोनों पूरे हॉल में फैली फूलों की खुशबू के बीच से गुजरते हुए आधे खुले कमरे में चले गए। कमरा वास्तव में अच्छी तरह से सुसज्जित था। मुख्य रंग गुलाबी है, जिसमें लालित्य की भावना है, और खिड़की और मेज पर सजाई गई फूलों की टोकरियां थोड़ी सी कोमलता जोड़ती हैं। चांग दी जी ने दरवाजा आसानी से बंद कर दिया। यदि उसकी आंखें तारों जैसी न होती, तो उनमें कोई अशुद्धता न होती। हालांकि बर्फ सफेद चेहरे पर एक स्वस्थ गुलाबी प्रभामंडल है, लेकिन कोई पानी जैसा नहीं दिखता है। बाय लियान लगभग सोचती है कि चांग दीजी उसके साथ एक दूसरे के बराबर होने के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये वातावरण सचमुच बहुत रोमांचक है। आप बैठिए। चांग दीजी ने मेज के बगल में रखी एकमात्र कुर्सी की ओर इशारा किया। बाय लियान ने बैठने का अवसर लिया, और उसने चांग दीजी की ओर देखा, जो उससे केवल 2 फीट की दूरी पर था। उसके नथुनों में फूलों की मधुर सुगंध बसी रहती है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। व्यापार की बात करो। चांग दीजी ने हताशा में बाय लियान के माथे पर थपथपाया। बाय लियान ने फिर कहा, ठीक है, ठीक है, आप किस व्यवसाय के बारे में बात करना चाहते हैं? चांग दीजी की आकर्षक आंखें बैंगनी चमक से चमक उठी, और उनके लाल होंठ थोड़े कांपने लगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ताओवादी लिंगक्सियन से क्यों अलग हो गया? ठीक है, मुझे पता है। चांग दीजी ने अपनी ऊपरी पलकें हल्के से ऊपर उठाई, और उनकी मुस्कान बादल की तरह तैर गई। घटना में शामिल होने के कारण हेलुओ किंगडम ने इसकी विस्तार से जांच की है। बाय लियान ने हंसते हुए कहा, तो कृपया मुझे अपनी सलाह दीजिए, महामहिम महारानी। चांग दीजी मुस्कुराए और मेज की ओर चली गई, और फिर वह बैठ गई। उसका दाहिना पैर ऊपर उठा हुआ था, जिससे पूरा चाप दिखाई दे रहा था, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके उजागर होने का खतरा था। किंगशुआन जियानजोग और ताओवादी लिंगजियन भाई हैं। वह पहले इतने सौम्य और शिष्ट व्यक्ति नहीं थे। उस समय सभी कहते थे कि वह एक लापरवाह व्यक्ति थे, जो केवल अभ्यास करना जानते थे। ध्वनि तीव्र है। क्या ये स्वच्छ झरनों की ध्वनि है? बाय लियान थोड़ा नशे में था। उन दोनों ने ताओवादी गुरु से शिक्षा ली है, और वे दोनों प्रतिभाशाली हैं। वे दोनों ताइक्सुआन दाओमेन के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तथ्य बिल्कुल एक जैसे हैं। हालांकि दूसरे उत्कृष्ट हैं, फिर भी उनकी तुलना में वे बहुत अलग हैं।
किंगक्सुआन जियानज़ोंग ने ताओवादी लिंगजियान के साथ कई बार युद्ध किया है। अफवाहों के अनुसार किंगक्सुआन जियानज़ोंग शायद ही कभी हारा हो, लेकिन उसने अनगिनत बार जीत हासिल की, लेकिन ताओवादी गुरुओं की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में लिंगजियान से हार गया। संवैधानिक प्रभु, हमने खो दिया, बाय लियान ने आश्चर्य से कहा। चांगरी जी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ताओवादी ने सीधे ताओवादी लिंगजियन को नया ताओवादी नियुक्त किया है। यह हर कोई कहता है कि किंगशुआन तलवार संप्रदाय पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है, या ये कांटों और कांटों पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये ताइशुआन दाओमेन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए किंगशुआन तलवार संप्रदाय एक तलवार संप्रदाय बन गया है, न कि एक ताओवादी गुरु। अगर मैं होता तो मैं असंतुष्ट होता, बाय लियान ने गंभीरता से कहा। लोग सचमुच जटिल हैं। पहली बार जब उसने किंगक्सुआन जियानज़ोंग को देखा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सौम्य और परिष्कृत व्यक्ति का ऐसा अतीत होगा। किंगशुआन जियानज़ोंग स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक है, लेकिन वह अपने गुरु और पूर्वजों के निर्णय की अवज्ञा नहीं कर सकता। तब से किंगशुआन जियानज़ोंग ने अपनी पिछली शैली बदल दी है। वह साधना के प्रति अधिक जुनूनी है, और अपनी साधना में सुधार करते रहने के लिए वह विभिन्न विचारधाराओं की खूबियों से सीखता रहता है। दूसरी ओर ताओवादी लिंगशियन ने आधिकारिक रूप से ताओवादी गुरु का पद संभालने के बाद ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय को उसके पूर्ववर्तियों की अपेक्षा के अनुरूप शिखर पर नहीं पहुंचाया। उनकी कार्यशैली अत्यधिक कठोर थी और उन्होंने भीतर बाहर अनेक शत्रु बनाए। इस अवधि के दौरान ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय द्वारा कई संप्रदायों का दमन किया गया, और ग्रह कलह का अंतिम कारण दमांग पर्वत का युद्ध था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1016। चांग दीजी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उस युद्ध ने ताइशुआन ताओवादी संप्रदाय को बदनाम कर दिया। ताओवादी गुरु लिंगशियन के कार्यों ने संप्रदाय के भीतर विरोधियों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। किंगशुआन तलवार संप्रदाय उठ खड़ा हुआ, और अधिक से अधिक लोग लिंगशियन के विरुद्ध लड़ने के लिए उसके पीछे हो लिए। ताओवादी शियान ताओवादी लिंगशियन की ताकत सभी की कल्पना से कहीं अधिक है, इसलिए निंदा अंततः ग्रह कलह में बदल गई। अंत में किसी ने भी दूसरे की बात नहीं मानी। चूंकि वे एकजुट नहीं हो सकते, वे केवल विभाजित ही हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। बाय लियान अंततः समझ जाती है, यहाँ कुछ छिपा हुआ होगा, लेकिन उसके लिए इतना जानना पर्याप्त है। वह मुस्कुराए और बोली, क्या आपको डर नहीं है कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय आपकी इतनी बातें सुनेगा? चांग दीजी भी हंसे। डरो मत, तुम यहाँ हो। अगर मुझे परवाह नहीं है तो क्या होगा? तो फिर तुम यहाँ नहीं आते। चांग दीजी ने अपना शरीर हिलाया, और काले रेशम में लिपटे पैर की उंगलियां बाय लियान की जांघ से रगड़ खा गईं। झुंझुनी की अनुभूति तुरंत गायब हो गई। इससे पहले कि बाय लियान कोई हरकत कर पाती, चांग दीजी, जो मेज पर बैठी थी, अचानक आगे झुकी, धीरे से अपने हाथों को बाय लियान के सिर के पीछे लपेटा, और बाय लियान को अपनी छाती से लगा लिया। टॉफी जैसी खुशबू चेहरे पर आती है। बाय लियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, और उसे लगा जैसे वह दलदल में गिर गई हो। वह हिली, और चांग दीजी ने तुरंत कहा, हिलना मत, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने कांपने की आवाज सुनी, और चांग दीजी के शरीर को भी हल्का सा कांपता हुआ महसूस किया। क्या आप डरते हैं? मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, लेकिन जब तुम आओगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है। बाय लियान ने अपनी नाक रगड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह ट्यूल के नीचे आश्चर्यजनक चाप देख सकती थी, और वह चांग दीजी को थोड़ा और आगे तक डरा धमका सकती थी। लेकिन इस समय फूलों के बीच फैली खुशबू उसे सुकून देने के लिए काफी थी। वे चुपचाप ऐसे ही गलत तरीके से गले लगने की मुद्रा में तब तक खड़े रहे जब तक कि चांद आसमान के बीच में नहीं आ गया और आंगन के बाहर से कदमों की आहट नहीं आ गई। सम्राट बाय लियान। चांग दीजी ने बाय लियान को जाने दिया। बाय लियान मुस्कुराते हुए उठी। उसने बाहर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, और किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय बाहर पहरा दे रहा था। वरिष्ठ किंगक्सुआन मुझे ढूंढने आए थे, क्या उन्हें कोई समाचार मिला? किंगक्सुआन जियानज़ोंग ने सिर हिलाया। ये कल दोपहर में होगा, और स्थान दमांग पर्वत होगा। क्या शुपैन ने आखिरकार ताओवादी लिंगशियन से मुलाकात कर ली है? क्या उसका आत्मविश्वास सभी प्राणियों के द्वार से आता है? बाय लियान ने कहा, कल 12वें चंद्र महीने का 29वां दिन है। किंगशुआन जियानज़ोंग ने कहा, बिल्कुल, परसों नए साल की पूर्व संध्या है। क्या ये पुनः नववर्ष की पूर्व संध्या है? बाय लियान इस मामले को लगभग भूल ही गई थी। ये वर्ष पिछले वर्षों से थोड़ा अलग है, क्योंकि अथाह विपत्ति पहले आ गई थी। वह लंबे समय से ऐसी चीजों की देखभाल करने में असमर्थ रही है।
इसके अलावा वह और उसका मालिक दोनों अब बाहर हैं और पिछले साल की तरह टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ पर एक दूसरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। कल सुबह निकल रहे हो? बिल्कुल। अच्छा ऐसा है। कमरे में प्रवेश करने के बाद बाय लियान ने दरवाजा बंद कर दिया, अपनी पीठ दरवाजे से टिका ली और दोनों हाथ अपने नितंबों पर रख लिए। क्या गलत? चांग दीजी, जो मेज से नीचे आई थी, पहले से ही अपने गंदे कपड़े व्यवस्थित कर चुकी थी। बाय लियान ने किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के शब्दों को दोहराया। चांग दी जी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, किसी धुंधली पुरानी तस्वीर की तरह उनका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। बाय लियान समझ गई। वह समझ सकती थी कि चांग दी जी क्या सोच रहे थे। उसने खड़ी मोमबत्ती दानों पर लगी लाल मोमबत्तियां बुझा दी, फिर चांग दी जी का हाथ पकड़कर बिस्तर के पास चली गई। दोनों अगल बगल बैठ गए। हालांकि उन्होंने शादी का जोड़ा नहीं पहना था, फिर भी वे नवविवाहित जोड़े जैसे लग रहे थे जो अपनी शादी पूरी करने वाले थे। तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? बाय लियान ने धीरे से पूछा। चांग दीजी ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं उनके करीब नहीं हूं, वह मुझसे बहुत बड़े हैं। हाँ, कुछ 100 साल पीछे। अंधेरे में बाय लियान का हाथ बिस्तर पर दबा हुआ था। जियांग के मार्गदर्शन में उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे बगल की ओर चला गया। चादरों के पार, उधड़े हुए वस्त्रों के ऊपर और कांपती हुई जांघों पर रेंगते हुए। स्वच्छ झरने के बाहर खुली जगह पर उसकी छोटी उंगली ने एक और मुलायम छोटी उंगली को पकड़ लिया। एक क्षण में, एक हल्की चीख के साथ, चांग दी जी ने एक भयभीत खरगोश की तरह अपना हाथ हटा लिया। लेकिन बाय लियान पूरी तैयारी के साथ आई थी और उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। जिस क्षण चांग दी जी भागी, बाय लियान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मानो भाग्य को पकड़ लिया हो, उसने उसे और अधिक मजबूती से पकड़ लिया, जब तक कि चांग दीजी के पास भागने की कोई संभावना नहीं रह गई। इस क्षण दोनों ने लड़ना बंद कर दिया, वे बस चुपचाप अपनी जांघों से गर्मी महसूस कर रहे थे। मैं देख सकता हूं कि तुम सचमुच अपने भाई की बहुत परवाह करती हो। ठीक है। चौथी कनिष्ठ बहन के कारण और मार्क्विस वू एन के कारण भी मेरे और आपके भाई के बीच संघर्ष जीवन और मृत्यु के बिंदु तक पहुंच गया है। मुझे पता है कि मेरी उपस्थिति से आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये बेहतर नहीं होता यदि मैं पहले ही अपने पास न आता? तुम्हें अभी भी चिंता हो सकती है कि भविष्य में, चाहे मैं मर जाऊं या तुम्हारा भाई मर जाए, तुम जीवित व्यक्ति से नफरत करोगे। मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन बाय लियान ने मुड़कर चांग दी जी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और चांग दी जी को भी अपनी ओर खींच लिया। अंधेरे में चारों आंखें मिली। बर्फ से आधा ठंडा, उनमें से आधे वसंत और मार्च में फूलों की तरह होते हैं। बाय लियान रुका और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे ठंडी सर्दियों में बसंत की हवा बहती है। फूलों की घनीभूत सुगंध अचानक बिखर गई। हवा ने बिस्तर पर लटके पर्दे, बाय लियान की पोशाक और चांग दी जी की पोशाक को उड़ा दिया। चमकदार आंखों और चमकदार दांतों वाली लड़की आगे झुकी और अपनी जलती हुई गर्मी को बाय लियान के होठों पर अंकित कर दिया। होंठ और जीभ आपस में गुथे हुए थे, छिपी हुई अग्नि ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, अंतिम तटबंध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कब का? चांग दी जी असहनीय रूप से हौंफते हुए पीछे हट गए। जाहिर है, उसने सबसे पहले हमला किया, लेकिन अंत में वह पूरी तरह से पराजित हो गई। वह वापस लड़ना चाहती थी, शहर की दीवार पर ध्यान देने के बजाय वह सीधे शहर के द्वार पर जाना चाहती थी, लेकिन बाय लियान ने उसे रोक दिया। इसमें बहक मत जाओ। उसकी कलाई में ताकत महसूस करते हुए चांग दीजी पीछे हट गया और बिस्तर पर सिमट गया। क्षमा मांगना। बाय लियान भी बिस्तर पर चढ़ गई, उसने कपड़े उतारे और लेट गई। चांग दीजी ने भी उसका अनुसरण किया और लेट गया। दोनों अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। लाल तंबू को देखते हुए चांग दीजी ने धीरे से कहा, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, तब की बातें, और तब से उसने मुझे कभी अच्छा मुंह नहीं दिखाया। कई बार मुझे लगा कि मैं उसके लिए कांटा हूं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन मुझे कभी सजा नहीं दी। बाद में, किसी कारण से, उसने धीरे धीरे खुद को मुझसे दूर कर लिया, और अगर हम पास से गुजरते भी, तो उसने मुझे नमस्ते कहना बंद कर दिया। बाय लियान ने चुपचाप चांग दीजी की उसके और जू पेन के बारे में कहानी सुनी। यह अच्छी याद नहीं है और इससे लोगों को दुख होता है। वह बगल में मुड़ी, चांग दीजी की जांघ पर अपना घुटना दबाया और पूछा, दरअसल मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था। चांग दीजी भी बगल में मुड़े, क्या सवाल? इस अध्याय का अंत।
TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1017। आपके पिता को मरे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आपकी उम्र। हेलुओ साम्राज्य के पहले सम्राट को मरे हुए 100 साल हो गए थे, लेकिन सबसे बड़े सम्राट जी केवल 22 वर्ष के थे। ईमानदारी से चांगदी जी ने बायलियान को घूरते हुए कहा, मैं एक मरणोपरांत बच्चा हूं और मैं कई वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद पैदा हुआ हूं। बायलियान ने अपनी भौहें उठाई, क्या ये जूनियर सिस्टर टोन के समान नहीं है? लेकिन जूनियर सिस्टर टोन को केवल कुछ वर्षों की देरी हुई थी और चांगदी जी 100 साल की देरी के लिए बहुत अजीब थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार नहीं किया तथा लोगों की जड़ें खींचना केवल पोस्ट करने के लिए ही उपयुक्त है, बातचीत के लिए नहीं। वह झांग दीजी की बकबक सुनती रही। चांग दीजी का मनोबल बहुत अच्छा नहीं है, वह बात करते करते थक जाती है। तो फिर सो जाओ। बायलियान ने चांगदी जी को अपनी बाहों में ले लिया। रात गहराती जा रही थी। चांगदी जी ने अचंभित होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मां की बाहों में लेटा हूं। बायलियान हंसा। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसी टिप्पणियां मिली हैं। तो फिर तुम मुझे अपनी मां की तरह मानो, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। ठीक है। क्या आप स्तनपान का अनुभव करना चाहती हैं? नहीं, बस आज रात नहीं। तो फिर जल्दी सो जाओ और कल जल्दी उठो। बायलियान ने चांगदी जी को फिर से अपने शरीर पर दबाया। 1/4 घंटे बाद चांगदी जी गहरी नींद में सो गए। बायलियान को नींद नहीं आई, वह पूरी रात खिड़की के बाहर तारों को देखती रही। उसके दिमाग में मास्टर यान यू और चांगदी जी का नाम कौन था? माओशी भोर लोगों का एक समूह ग्रीन हाउस से बाहर आया और अंततः दमांग पर्वत पर पहुंचा। दमांग पर्वत यह एक खड़ी पहाड़ी है जिसकी दीवारें तेज चाकू जैसी हैं। हजारों साल पहले ये दमांग पर्वत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध था और आज ये दमांग पर्वत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध रहेगा। नाराजगी पुराने साल में ही रहो, उसे नए साल में लाने की जरूरत नहीं है। दोपहर के समय आकाश में एक लंबी और सीधी आकृति दिखाई दी। अध्याय 19। बायलियान एक छुरा घोंपने वाली बंदूक है। 5K वर्षों से दमांग पर्वत पर धब्बेदार निशान रह गए हैं। आकाश आधा अंधकारमय और आधा प्रकाशमय है। सुबह जल्दी उठे तो बर्फ गिरी थी, लगभग एक हथेली जितनी मोटी। इस समय बहुत से लोग चट्टान पर तलवार की तरह सीधे खड़े थे। अधिकांश लोग ताइक्सुआन दाओमेन से आए थे और बहुत कम संख्या में लोग तियानाई शहर से आए थे। कुछ लोग अभी भी उत्साह देखने आए थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। चूंकि ताइशुआन दाओमेन ने पहले से ही एक जादुई घेरा बना रखा था, इसलिए कमजोर लेजरिन सिर्फ बाहर खड़े होकर पछतावे से आहें भर सकते थे। यह अभी भी परिचित स्वाद है, परिचित फॉर्मूला है। कुछ लोग प्राचीन पुस्तकें पढ़ते हैं। ये वह दृश्य था जब ताओवादी लिंगजियान ने हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लिंगजियन ताओवादी स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ में था, लेकिन खुद को पलटने से रोकने के लिए उसने अभी भी हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को दबाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए उसे जल्दी लड़ने के लिए मजबूर करना। उदाहरण के लिए संसार और हर चीज को अपने उपयोग के लिए व्यवस्थित करना। कई ऑपरेशनों के बाद संस्थापक सम्राट की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा। यह देखा जा सकता है कि यह एक बिल्कुल अनुचित लड़ाई थी। लेकिन क्योंकि विजेता ताओवादी लिंगजियन है और ताओवादी लिंगजियन ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया में नंबर 1 है, भले ही कुछ लोग असंतुष्ट हों, वे वास्तव में ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। हेलुओ राज्य के लोगों ने कुछ नहीं कहा और आप, एक बाहरी व्यक्ति, बाहर कूद गए और व्यर्थ में मर गए। आज की लड़ाई खुद को दोहराती हुई प्रतीत होती है। ताओवादी मास्टर लिंगजियन, जो लंबे समय से नहीं चढ़े हैं, पहले की तरह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जूपैन की ताकत और आत्मा भी उनके पूर्वजों से बहुत कम है। यदि दोनों पक्ष निष्पक्ष रूप से एक दूसरे से भिड़े तो भी परिणाम अज्ञात हो सकता है। लेकिन अब जैसे मुझे ये पसंद नहीं है। सौभाग्य से वह हेलुओ साम्राज्य का सम्राट था और वह अपनी इच्छा से इस अग्निकुंड में कूद गया। मूर्ख, सचमुच मूर्ख। शूपैन बहुत अधीर है। बात जितनी नजदीक होगी उसे उतना ही सतर्क रहना होगा और अपनी आंतरिक इच्छाओं पर उतना ही नियंत्रण रखना होगा। अगर वह अगले 10 या 8 साल तक छिपने का मन बना सकता है तो ताओवादी लिंगशियन से आगे न निकल पाने की चिंता क्यों? अब उफ, किसी ने बार बार अपना सिर हिलाया। किसी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। कुछ लोग इस प्रकार विलाप कर रहे थे मानो उन्हें लोहे से नफरत है, पर स्टील से नहीं। सभी जीवित प्राणी 1000 मुख वाली पेंटिंग में एकत्रित होते हैं।
चांग दीजी, जो बायलियान के बगल में बैठी थी, उसकी हर बात सुन रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सामने आए, और न ही कोई बड़ा हंगामा खड़ा करे, इसलिए वह बस बायलियान का दाहिना हाथ कसकर पकड़ पाए। कलाई जो बर्फ और हिम की तरह सफेद थी, वह भी लाल हो गई थी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बायलियान ने सांत्वना भरे शब्द कहे। चांगदीजी का बेचैन दिल शांत नहीं हुआ, उसने बस शब्द का जवाब दिया। बायलियान के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वहां बहुत सारे दर्शक खड़े थे, और किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय भी वहां था। वह चांगदीजी को सीधे अपनी बाहों में गले लगाने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वह केवल चांगदीजी के हाथ के पीछे सहलाती रही ताकि उसे अपनी ताकत का एहसास हो सके। मुझ पर विश्वास करो, डरो मत, माँ यहाँ है, माँ की बात सुनो, तुम सही हो। वास्तव में बायलियान बकवास नहीं कर रही थी। वह अब भी झूठ बोलने की अपेक्षा सच बोलने में अधिक समय बिताती है। हमेशा की तरह चांगदीजी के साथ दमांग पर्वत पर जाने से पहले उसे एक सिस्टम कार्य मिला। इस बार 3 विकल्प हैं। कार्य 1, चांगदीजी को मनाएं और फिर अकेले दमांग पर्वत पर जाएं। पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 2-0। कार्य 2, योजना के अनुसार चांगदीजी के साथ दमांग पर्वत पर जाएं, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1-5। मिशन 3, बच निकलना, दमांग पर्वत का क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा। पूरा करने पर इनाम, ठंडे पानी के दर्पण को दूर करने वाली सर्वोच्च आध्यात्मिक कलाकृति। बायलियान जब इस कार्य को देखा तो थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या गड़बड़ है, बदबूदार बहन? मिशन 3 भी एक उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार है। हालांकि इस स्पिरिट हथियार की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, है ना? बायलियान कुछ न कर सकी और गहरी सोच में पड़ गई। मिशन 1 और मिशन 2 के पुरस्कारों के बीच अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन अंतर केवल इस बात में है कि चांगदीजी के साथ जाना है या नहीं। बड़ी महारानी, उस समय बायलियान, जो दीवार के सहारे झुका हुआ था, ने अपना सिर नीचे कर लिया। बिस्तर पर चांगदीजी ने अपनी छाती पकड़ ली, अपने गालों को गहराई से दबा लिया, और गहरी नींद में सो गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते उसने बात को जल्दी ही समझ लिया। इस घटना में जू पेन और ताइक्सुआन दाओमिन दोनों शामिल थे। ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय को स्पष्ट रूप से चांगदीजी के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है, इसलिए यदि ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय उस पर हमला करना चाहता है, तो चांगदीजी की उपस्थिति या अनुपस्थिति जोखिम के आकार को प्रभावित नहीं करती है। आखिरकार चांगदीजी तो फ्यूजन काल में सिर्फ एक नौसिखिया है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1018। ताइक्सुआन दाओ संप्रदाय के मजबूत पुरुषों के एक बड़े समूह का सामना करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब भी वह आसानी से एक उंगली से चांगदीजी को आसमान पर भेज सकती है। इसलिए बायलियान ने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि हेलुओ साम्राज्य की उसकी यात्रा से शुरू हुए मिशनों की श्रृंखला के जोखिम सभी जू पेन से उत्पन्न हुए थे। मार्क्वेस वुआन की मृत्यु के कारण जू पेन की उसके प्रति घृणा ताइक्सुआन दाओमिन के प्रति उसकी घृणा से बहुत कम नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस लड़ाई का अंतिम विजेता जू पेन होगा, न कि ताओवादी लिंगजियन जैसा कि अन्य लोग सोचते थे। केवल इसी तरह से वह जो भी कार्य चुनेगी, उसे बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। अन्यथा जू पेन की मृत्यु होगी, और उसने 3 बार डक्सियनमेन का कार्य चुना, और उसने पूरी प्रक्रिया में ताइक्सुआन दाओमिन के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई, इसलिए किसी भी तरह से कोई जोखिम नहीं होगा। जहां तक कार्य 1 और कार्य 2 के बीच अंतर का सवाल है, इसे समझना आसान है। चांगदीजी की अनुपस्थिति में जू पेन को अपने कार्यों में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन अगर चांगदीजी वहां होती, तो शू पेन के दिल में चिंताएं होती। हालांकि वह अभी उससे नफरत करता था, लेकिन वह चांगदीजी के सामने उसे मार नहीं सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह सचमुच तुम्हारी बहुत परवाह करता है। उसने पहले जो बेरुखी भरी बातें कही थीं, वे सब झूठ हैं। इसके बजाय बायलियान ने चांगदीजी का हाथ पकड़ लिया। उसके विश्लेषण का आधार कार्य था, इसलिए वह चांगदीजी को इसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकी। लेकिन इतनी छोटी सी हरकत से भी चांगदीजी का शरीर नहीं कांप रहा था। वह बायलियान की ओर मुड़ी, उसके हल्के पीले चेहरे पर एक अस्वाभाविक मुस्कान थी। सम्राट बायलियान, आपके विचार से कौन जीतेगा? इस समय किंगक्सुआन जियानज़ोंग, जो लंबे समय से चुप था, अचानक बोल पड़ा। बायलियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जू पेन। किंगक्सुआन जियानज़ोंग ने सिर हिलाया और बात करना बंद कर दिया। उसने दूर से आ रहे शू पेन की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही शू पेन ने ताइक्सुआन दाओमिन द्वारा आयोजित संरचना में औपचारिक रूप से कदम रखा, पहले से ही ठंडा माहौल और अधिक सम्मानजनक हो गया।
बाय लियान सहित सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। यह अलग है। अतीत में जू पेन सुंदर और आकर्षक था और उसका रूप एक महान सम्राट जैसा था। लेकिन आज उसके बाल सफेद हो गए हैं। इन सफेद बालों ने उनमें थोड़ी ठंडक तो पैदा की, लेकिन साथ ही उनके शरीर को भ्रामक भी बना दिया। वह एक समय में एक ही कदम उठाता है। प्रत्येक सीढ़ी केवल 3 फुट चौड़ी है, लेकिन जब वह जमीन पर गिरेगी तो मीलों दूर दिखाई देगी। विलोम, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो अपनी तलवार पर टिके हुए दमांग पर्वत की चोटी पर खड़ा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। तेज और तीखी रोशनी घने बादलों को चीरती हुई आई और हलचल के बीच आसमान में फिर से बर्फबारी होने लगी। इस बार भारी बर्फबारी हुई। आप आए। मास्टर लिंग जियान धीरे से उठे। वह पीला और दुबला था, लेकिन वह सीधा खड़ा था। वह तलवार तो नहीं है, लेकिन वह तलवार से भी अधिक तलवार जैसा है। इसने बाय लियान को कियानजियान शहर की याद दिला दी। यदि ताओवादी लिंगक्सियन द्वारा आरंभ में पूजित संप्रदाय कियानजियान शहर होता, तो क्या चीजें बेहतर होती। ठीक गोंग लियांगशु के जीवन पथ की तरह। कियानजियान शहर में गोंग लियांगशु खेल के मध्य और अंतिम चरण में बड़ा बॉस है, जो पागल और अत्याचारी है, जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता है। गोंग लियांगशु, जो झाओ हैया से मिला था, अब बायमिन के दार्शनिक की उपाधि प्राप्त कर चुका है। वह अपनी नैतिकता को निखारता है और मेहमान नवाज है। ताओवादी लिंग जियान की मोटी आवाज ने बाय लियान को उसके जंगली विचारों से वापस खींच लिया। मुझे लगा कि तुम आने से डर रहे हो। जू पेन ताओवादी लिंगजियन से 10 फीट दूर रुक गया। वह पहले ताओवादी लिंगजियन का जवाब देने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने दमांग पर्वत के हर पौधे और पेड़ को दिलचस्पी से देखा। काफी देर बाद उसने अचानक कहा, मैं पहली बार दमांग पर्वत पर आया हूं। इससे पहले मैंने दमांग पर्वत को सिर्फ सपनों में ही देखा था। ताओवादी लिंगशियन हंसा, तो आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी। यहाँ का दृश्य सुहावना है और ये लंबे समय तक रहने के लिए वाकई उपयुक्त है। जू पेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बूढ़े ताओवादी ने ठीक कहा, मैंने पहले ही बूढ़े ताओवादी के लिए भूमि चुन ली है। बोलते समय अनगिनत उड़ते हुए पत्थर दमांग पर्वत के एक खुले स्थान को घेरते हुए नाच रहे थे। ताओवादी लिंगजियन ने अपनी मुस्कुराहट दबा दी और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। जू पेन, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में पहली बार यहाँ हैं, और आपने ये भी गलती की है कि आपके पूर्वज कहाँ मर गए थे, और बाईं ओर 3 फीट चलने पर वह स्थान है जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। शूपान ने कहा। बूढ़ा ताओवादी मजाक कर रहा था। एक युवा पीढ़ी होने के नाते, मैं पूर्वज के निवास में खलल डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं देखता हूं कि पूर्वज वहां अकेले रहते हैं, इसलिए मैं उस बूढ़े ताओवादी को पूर्वज के साथ पड़ोसी बनने के लिए भेजना चाहता हूं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जैसे ही आवाज गिरी, संरचना के किनारे पर हजारों दीप जल उठे। बाय लियान। चांग रिजी ने बाय लियान पर एक स्टिकर लगाया। बाय लियान ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। तभी जू पेन की जोरदार हंसी गूंज उठी। इतने वर्षों के बाद भी पुराना ताओवादी वही है और उसमें कोई सुधार नहीं आया है। मास्टर लिंगजियन ने हंसते हुए कहा, आपके पूर्वज मुझसे आधे भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपसे निपटना ही काफी है। जू पेन अब ताओवादी लिंगजियन के साथ उलझा नहीं। उसके शरीर के चारों ओर जल की लहरों जैसी सुनहरी रोशनी थी। प्रकाश से गर्माहट फैल रही थी। ऐसा लगता है कि उस प्रकाश के पीछे स्वर्ग जैसी कोई और दुनिया छिपी हुई है। जू पेन का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। वह बोला। उसकी आवाज अलौकिक थी, मानो सभी दिशाओं से आ रही हो, जिससे वह किसी देवता की तरह ऊपर उठ गया। लिंग जियान, तुम 4000 साल से भी ज्यादा जी चुके हो, और तुम काफी समय तक जीवित रहे हो। आज मैं तुम्हें यहाँ की हर चीज से वंचित कर दूंगा। बड़े शब्द, मास्टर लिंगजियन ने गुस्से से कहा। गहरे बैंगनी रंग की लपटें ज्वार की तरह जू पेन पर टूट पड़ी। वह चिल्लाया, और बर्फ से ढका दमांग पर्वत तुरंत एक अजीब बैंगनी जंगल में बदल गया। क्षेत्र, यह आध्यात्मिक ताओवादी गुरु का आध्यात्मिक क्षेत्र है। हजारों वर्षों के संचय और ताइक्सुआन दाओमेन के हजारों वर्षों के सार को इकट्ठा करें। यह कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, यह ताओवाद और कानूनों का महासागर है। लिंगशियन डोमेन द्वारा आच्छादित स्थान ने समय और स्थान की अवधारणा खो दी है। लिंगशियन ताओवादी इस स्थान का स्वामी है, और वह अपनी इच्छानुसार डोमेन की हर चीज में हेरफेर कर सकता है। लेकिन शू पेन के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। उनका लक्ष्य हमेशा दृढ़ रहा है और उन्हें हमेशा पता रहा है कि उनका प्रतिद्वंद्वी कौन है। जिस दिन से वह हेलुओ साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, वह आज के दिन की तैयारी कर रहा है। वह ताओवादी लिंगजियन के क्षेत्र से डरता था, इसलिए वह निश्चित तरीकों से ध्यान करता रहा, ताकि हर रात उसे बुरे सपनों में उस भयानक क्षेत्र का सामना करना पड़े।
अंततः एक दिन वह लिंगजियन क्षेत्र का सीधे सामना कर सकेगा। वह गुरु लिंगशियन के अद्भुत ताओवाद से निपटने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी साधना में सुधार जारी रखा और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए संवेदनशील प्राणियों के द्वार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः एक दिन उन्होंने हेलुओ में 10 से अधिक पीढ़ियों का सपना पूरा कर दिया। अब वह बादलों से भरे आकाश को चीरने से बस एक आखिरी कदम दूर था। लिंगजियन डोमेन, लिंगजियन दाओवादी, ताइक्सुआन दाओमेन और यहाँ तक कि सितारे, दुनिया के सभी देवता और राक्षस, चाहे वे कुछ भी हो, मुझे आपके दिल को मारने से नहीं रोक सकते। जू पेन शब्द दर शब्द दहाड़ा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी जोर से भींच ली, मानो भाग्य के पेंडुलम को कुचल रहा हो। धमाका। पूरे जंगल में हिंसक विस्फोट हुए। इस समय दुनिया की सभी बेड़ियां जू पेन के संपर्क में आ गईं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1019। हवा के झोंके से उसके सफेद बाल चारों दिशाओं में बिखर गए और जैसे जैसे सुनहरी रोशनी बिखरती गई, उसकी आभा और भी भयावह होती गई, एक अचल मीनार की तरह। ताओवादी लिंगजियन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके लिंगजियन क्षेत्र का प्रसार रुक गया था। आप पागल, जू पेन बस पागल होना चाहता है। वह बेतहाशा हंसा। लिंगजियान, क्या तुम जानते हो कि मैंने अंतिम युद्धस्थल के रूप में दमांग पर्वत को क्यों चुना, और मैंने तुम्हें तैयारी के लिए एक अतिरिक्त दिन क्यों दिया? ताओवादी गुरु लिंगशियन ने ठंडी आवाज में कहा, छोटे हुआंग को, तुम आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों को नहीं जानते, क्या तुम्हारी हिम्मत है? चुप रहो, कूड़ा। जू पेन चिल्लाया और मास्टर लिंगजियन को बीच में रोका। मैं न केवल तुम्हारी खाल उतारने जा रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ ताइक्सुआन दाओमेन की रीढ़ भी तोड़ दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने हेलुओ के साथ किया था। क्या सांस है? इस बार ताओवादी लिंगजियन वास्तव में डंक मार गया था। ताइक्सुआन दाओ संप्रदाय के लोग और दर्शक भी शोर मचाने लगे। किंगक्सुआन जियानजोग कई बार बोलने में हिचकिचाया। जू पेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सुनहरी रोशनी ने उसी के अनुसार दबाव डाला, जिससे लिंगजियन क्षेत्र पीछे धकेल दिया गया। देखो, ये है समस्त प्राणियों के द्वार की शक्ति। हा हा हा। टकराव के कारण ताओवादी लिंगजियान का चेहरा लाल हो गया। जू पेन ने जोर से उपहास किया। दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय कौन सा है? ये तो बस कूड़ा कचरा है। मैं अपने पूर्वजों की आधी भी ताकतवर नहीं हूं, और मैं अब भी तुम्हें दबाने के लिए सत्वों के द्वार पर निर्भर रह सकता हूं। अगर तुम उस समय उन अप्रतिष्ठित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरे पूर्वजों से लड़ने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करते? जबरदस्ती और प्रलोभन, परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना, चुपके से हमला करने की साजिश, क्या यही तथाकथित धर्मी नेता है? अगर तुम कहते हो कि तुम बेकार हो, तो तुम बेकार हो। कुत्तों पर हजारों सालों की मेहनत की गई है। मुझे गिनने दो कि तुमने कितनी संप्रदाय सेनाओं को नुकसान पहुंचाया है। तुम इसे कुछ समय के लिए तो छिपा सकते हो, लेकिन जीवन भर नहीं छिपा सकते। हेलुओ साम्राज्य, झेन्युआनमेन, शीजिंगशा, शुयुन महल। हर बार जब जू पेन कोई नाम लेता तो ताओवादी लिंगजियान का चेहरा लाल हो जाता। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि हेलुओ किंगडम को हैक कर लिया गया था। लेकिन यह तथ्य कि अन्य संप्रदायों को हैक कर लिया गया था, ऐसा कुछ है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। डेक्सियन संप्रदाय, ये सही है, जहां बायलियान है वहां डेक्सियन संप्रदाय भी है, और डेक्सियन संप्रदाय के संस्थापक गुन जुएक्सिन भी आपके हाथों मारे गए। ये चीख बिजली की तरह थी। लानत है। हर कोई हैरान था। बायलियान का चेहरा बदल गया। धिक्कार है, तुमने अभी अभी डू जियानमिन कहा, लेकिन तुमने मेरा नाम पुकारने पर जोर दिया। क्या तुम अभी भी इंसान हो? ये स्पष्ट रूप से उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। वह डगमगा गई। जब शू पेन ने घटना का खुलासा किया तो उसे पता चला कि उसकी पिछली अटकलें पूरी तरह से निराधार थी। भले ही जू पेन मर गई हो, ताइक्सुआन दाओमेन निश्चित रूप से अब उसे घूरेंगे। ठीक है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय अब भरोसेमंद नहीं है। बायलियान ने जल्दी से अपनी छाती पकड़ ली, और उसकी मैसेंजर जेड पर्ची और स्टोरेज जेड पर्ची अंतराल में पड़ी थी। भले ही उसके सिर पर पुनर्जन्म वाले अमर सम्राट का नाम अंकित है और वह जन्मजात संत का व्यवसाय कार्ड रखती है, फिर भी वह वास्तव में दुनिया में अजेय नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्षण में उस वाक्य को चिल्लाकर बोला जाना चाहिए या चिल्लाना ही चाहिए? एनलैंड, मुझे बचाओ। अब बायलियान तैयार है। अर्थात जब उसका नाम सामने आया तो ताओवादी लिंगजियन ने उत्साह से स्थान हिला दिया। यह एक रहस्य है जिसे उन्होंने लंबे समय तक छिपा कर रखा है। उसे इन बातों के उजागर हो जाने का डर नहीं था, क्योंकि वह काफी मजबूत था। लेकिन बायलियान अमर दू संप्रदाय से आया था।
बायलियान पुनर्जन्म लेने वाला अमर सम्राट, जन्मजात संत और संप्रदाय से प्रेम करने और गुरुओं का सम्मान करने का एक आदर्श है। यदि बायलियान वास्तव में जू पेन पर विश्वास करता है तो भले ही उसने आज जू पेन को मार दिया हो, ताइक्सुआन दाओ संप्रदाय को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुमने बात खत्म कर ली? ताओवादी लिंग जियान की आंखें चमक रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगी? जू पेन जोर से हंसा। दुनिया क्या सोचती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जब तक बायलियान मेरी कही बात की सच्चाई बता सकती है। पागल आदमी। ताओवादी लिंगजियन गुस्से से दहाड़ा और गुस्से से हमला किया, लेकिन सुनहरी रोशनी के क्षरण के कारण वह जू पेन के करीब नहीं पहुंच सका। हजारों ताओवाद, हजारों तेज हथियार और सैकड़ों सरनी प्रतीक एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद सभी सुनहरे प्रकाश के प्रभाव में बिखर गए और अंततः एक प्राचीन द्वार में गिर गए जो धीरे धीरे जू पेन के पीछे खुल गया। शायद बायलियान नाम ही काफी महत्व रखता है। चुपचाप बैठे दर्शकों में आत्मविश्वास आया और वे चर्चा करने लगे। क्या परी शुयुन को उस समय लिंगजियन कुत्ते चोर ने मार डाला था? बिल्कुल नहीं, परी शुयुन की मृत्यु नहीं हुई। घास की चढ़ घोड़ा, परी शुयुन वह देवी है जिसका मैंने बचपन में सपना देखा था, और लिंगजियन को धिक्कार है। गोंग जुएक्सिन ताओवाद को मानने वाली बच्ची थी। अफसोस है कि उसकी मौत हो गई। सौभाग्य से सम्राट बायलियान यहाँ है, अन्यथा डू जियानमेन की शिकायतों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इन आवाजों ने जू पेन को और भी अधिक हंसा दिया। उसके शरीर के चारों ओर का सुनहरा प्रकाश अधिकाधिक चमकीला होता गया, जिससे एक ऊंची दीवार बन गई। लिंग शियन, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बायलियान ताइशुआन दाओमेन को निशाना बनाएगी। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाए, मैं ताइशुआन दाओमेन की जड़ें काट दूंगा। इस जड़ के बिना बायलियान तुम्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाएगी। चुप रहो, मरना। ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के लोग एक के बाद एक चिल्लाने और कोसने लगे। वे शांत नहीं बैठ सकते थे, भले ही उन पर आरोप लगाया जाए, वे शू पेन को बात जारी रखने नहीं दे सकते थे। एक दूसरे को देखने के बाद वे आगे बढ़ गए। किसी ने जादू किया और आभा एक अजगर की तरह फैल गई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिलने लगे। कुछ लोग जादुई हथियारों का त्याग और परिशोधन करते हैं, स्थिति बदल जाती है और जादुई शक्तियां प्रदर्शित होती हैं। किसी ने इस संरचना को सक्रिय कर दिया और अंतरिक्ष ढह गया और विकृत हो गया, जिससे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भेद करना कठिन हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत ताइक्सुआन दाओमेन से संपर्क किया और उन्होंने संप्रदाय के गठन को हिला देने में संकोच नहीं किया, बल्कि अमर कलाकृति वुक्सियांग होफेंगजोंग को भी दमांग पर्वत पर ले आए। यह एक विशाल लहर है जो पूर्वी देव महाद्वीप के किसी भी हिस्से को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यहां तक कि शक्तिशाली मोजोग शानहाई टोनबेई मंडप को भी ऐसी घेराबंदी के सामने अस्थायी रूप से किनारे से बचना पड़ा। यह अंत का वह दृश्य भी है जिसे कई लोगों ने कभी नहीं देखा है। अंतरिक्ष टूट जाता है और पुनर्गठित हो जाता है, कानून आपस में गुंथ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तथा आध्यात्मिक ऊर्जा अपना सबसे क्रूर रूप दिखाती है। इस समय कोई भी नहीं बोला। सभी लोग आंखें फाड़कर जू पेन को देख रहे थे जो उस विशाल लहर के बीच में रहता था। यद्यपि नाव मजबूत है, फिर भी क्या ये पलट जाएगी? बायलियान को महसूस हुआ कि उसकी बांह पर ताकत और अधिक मजबूत होती जा रही है। उसने अपने आसपास के लोगों की नजरों की परवाह न करते हुए सीधे चांग दीजी को गले लगा लिया और शांति से कहा, मुझ पर विश्वास करो, जू पेन कभी इतना मूर्ख नहीं होगा। चांग दीजी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और जब उसने फिर से जू पेन को देखा तो उसने अचानक पाया कि जू पेन भी उसे देख रहा था। क्या यह आश्चर्य का रंग है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जू पेन ने अंततः नजरें फेर ली। अब वह जो करना चाहता है वह हेलुओ का नायक है। सभी प्राणियों का द्वार, सभी प्राणियों का प्रत्यर्पण। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1020। एक धीमी चीख के साथ सुनहरी रोशनी पंखों की तरह उड़ गई और उसने पंखों से बुने हुए एक बागे पहने हुए एक शूरवीर की तरह आगे की ओर सरपट दौड़ लगाई जो मौत से नहीं डरता था और अकेले ताइक्सुआन दाओमेन की ओर दौड़ा। मुझे इंसाफ चाहिए। फेनरेन सेट्सु युवेई और साहित्यिक चोरी का वर्णन। एटेटेटेट यह अभी भी काजामी वुहुआ के बॉस का एक प्रशंसक चरित्र सेट है। आज जारी की गई तस्वीर तीसरी जूनियर बहन की है। इसके अलावा पिछले अध्याय में मैंने चौथी जूनियर बहन के फैन आर्ट को भी अपडेट किया था। बड़े भाई के बारे में जो FL द्वारा चोरी किया गया था और FL सूची में सूचीबद्ध है। अगर हम केवल कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो विकल्प प्रणाली भी शुरुआत में एक निश्चित बिंदु से आई थी और यह मेरे मस्तिष्क विकल्पों में पूर्ण विकल्प और एनिमेशन पर वापस पता लगाया जा सकता है।
ये बड़ा भाई सिर्फ सेटिंग के बारे में नहीं है, परिचय से लेकर कथानक के शुरुआती चरण तक, खेल की पृष्ठभूमि तक, पात्रों की दिनचर्या और जूनियर बहनों की पृष्ठभूमि की दिनचर्या तक, वे सभी बहुत ही अनौपचारिक हैं। मुझे वास्तव में पुरुष संस्करण के लोकप्रिय होने की उम्मीद नहीं थी। इस पुस्तक को खोलने से एक दिन पहले मैंने हेजहॉग कैट पर एक पुरुष संस्करण पोस्ट किया था। इसे अमर या नॉट शियू कहा था। मुझे अब ये तुरही नहीं मिल रही है। मैं उस समय रूपांतरित होना चाहता था, लेकिन अगले ही दिन इसे हटा दिया गया। आखिरकार मैं नायिका का पाठ आसानी से लिख सकता था। मुझे डर था कि मैं पुरुष नायक को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। सौभाग्य से इस नायिका संस्करण का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। मैं नहीं जानता कि रंग पैलेट कैसे बनाया जाता है, लेकिन दोनों पुस्तकों के 20-20 अध्याय पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। कल रात बॉस से बात की, मुझे उम्मीद है कि यह उपयोगी होगा, शायद वे इसकी परवाह नहीं करेंगे। ओह, अब उन्होंने अपना प्रोफाइल बदल लिया है, अब इसे वैसा ही रखना बहुत सम्मान की बात होगी। एट अध्याय 20, येजिन कभी लाखों का मालिक बन गया था। 5K जू पैन की अस्थि मज्जा में प्रकाश की लालसा अंकित है। ये बात उनके बचपन के अनुभव से आती है। हेलुओ साम्राज्य में वह एक अप्रिय राजकुमार है और अपने भाई की आंखों का कांटा है। उसके लिए भव्य महल खून से भरे अंधेरे तहखाने से अलग नहीं था। महल के वे लोग जो उसकी सेवा करते थे, स्वर्गीय कारागार के द्वार की रखवाली करने वाले क्रूर पहरेदारों से भिन्न नहीं थे। कई रातें वह नपुंसक क्रोध में सोता था, लेकिन सपने उसके लिए मुक्ति का साधन नहीं थे। वह एक अंधकार में वास्तविकता से एक और भी अंधकार में जेल में आ गया। ये जेल बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा निराशाजनक है। कम से कम बाहरी दुनिया में तो वो समझदार बहन है जो उसे ज्ञान दे रही है। उसके बाद से जू पेन अपना अधिकतर समय खिड़की की ओर घूरते हुए बिताने लगा। ये कहीं और जैसा नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश है। सफेद रंग का एक विशाल विस्तार, मिल्कशेक जैसी रोशनी जैसा। जू पेन को नहीं पता था कि प्रकाश के पीछे क्या था, लेकिन वहां की स्थिति जितनी भी खराब थी, वह उस कोठरी से भी बदतर नहीं हो सकती थी जिसमें वह रहता था। उन्होंने इसे आशा कहा। वह इसे जीवन भर का लक्ष्य मानते हैं। उस समय जब वह लगातार दबा हुआ रहता था, शू पेन ने पढ़कर शारीरिक और मानसिक दबाव को कम किया। ये वह समय था जब उन्होंने हेलुओ साम्राज्य की बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली संस्थापक सम्राट ताओवादी लिंग जियान के हाथों मर गए। वह अक्सर कल्पना करता है कि यदि वह उस स्थिति में होता तो उस स्थिति से कैसे निपटता। कई वर्षों के बाद भी जू पेन को इसका उत्तर नहीं मिल पाया। पूर्वजों को समय की आवश्यकता थी, इसलिए मास्टर लिंगजियन समय पर अटक गए। जब तक उसके हृदय में चिंता बनी रहेगी, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, पूर्वजों के लिए समय प्राप्त करना असंभव है। ये लगभग अघुलनशील स्थिति थी। यदि आप इस स्थिति को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको पूर्वजों को उन सभी चीजों को छोड़ देना होगा जिनका वे अपने दिल में महत्व रखते हैं। लेकिन उस स्थिति में पूर्वज नहीं रह जाएंगे। जू पेन ने उच्च पद पर आसीन होने के बाद मिले बाहरी मूल्यांकन के बारे में सोचा। कुछ लोग कहते हैं कि वह हेलुओ के इतिहास में सबसे मेहनती सम्राट है, क्योंकि वह कभी आराम नहीं करता। जो अमर साधक उसके स्तर तक पहुंच गए हैं, उन्हें आराम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों के मन में हमेशा ही अनजाने में आलसी विचार आते रहते हैं। रखेलों के साथ खेलना और थक जाने पर कुछ देर के लिए आंखें सिकोड़ना सामान्य बातें हैं। लेकिन वह अलग है। वह कभी सोता नहीं है, यहां तक कि जब वह समस्याओं के बारे में सोच रहा होता है, तब भी वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान नहीं करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसका परिश्रम से कोई संबंध नहीं है। वह सो नहीं सका क्योंकि वह सपने नहीं देखना चाहता था, और वह उस कमरे में वापस जाकर चुपचाप खिड़की के बाहर की रोशनी नहीं देखना चाहता था। लेकिन आज कुछ अलग है। एक ही समय में दर्जनों लोगों द्वारा किए गए हमले का सामना करते हुए, शू पेन की आंखें, जो तेज चाकू की तरह बाहर निकली हुई थीं, धीरे धीरे बंद हो गईं। जिस क्षण उसकी पलकें झुकी, उसकी दुनिया अंधकार में हो गई। हालांकि वह सो नहीं पाया, लेकिन शू पेन को लगा कि वह उसी सपने में लौट आया है। उसने फिर से चौकोर खिड़की को रोशनी से भरा हुआ देखा, लेकिन हर बार की तरह इस बार वह जेल शांत नहीं थी जिसमें वह था। उसके कानों में तरह तरह की गालियां भर गईं। कुछ लोगों ने उन पर जल्लाद होने का आरोप लगाया, कुछ ने खून थूकने का, तथा कुछ ने कपटी और चालाक होने का। शाप की ध्वनि के बाद जो बात दिमाग में आई वह थी बहरा कर देने वाली हिंसक विस्फोटों की ध्वनि, अशांत लहरों की ध्वनि, और कभी न खत्म होने वाली सीटी बजती हवा की ध्वनि। खिड़की के बाहर विनाश का दृश्य है, और तथाकथित आशा कभी अस्तित्व में नहीं थी। हालांकि इससे जू पेन डरी नहीं। वह इस तरह की बात के बारे में पहले से ही जानता था।
जिस क्षण से मार्क्वेस वुएन ने उन्हें दूर भेजने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिस क्षण से उन्होंने चांगली जी को सुरक्षित और स्वस्थ देखा, उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। वह खिड़की के बाहर रोशनी के पीछे की दुनिया देखना चाहता है, चाहे जो भी उसके सामने आए, वह उसे देखना चाहता है। वह बहुत लंबे समय से चल रहा था, और अब जब वह अंततः खिड़की पर पहुंच गया है, तो उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। आगे, खिड़की का ताला खोलो, खिड़की को धक्का देकर खोले, फिर अपनी पूरी ताकत से संकरी खिड़की से बाहर कूद जाओ। बूम! भयानक शक्ति जिसने शूपैन के शरीर को लगभग टुकड़ों में फाड़ दिया, सभी दिशाओं से आई, और हिंसक विस्फोट ने उसकी सभी श्रवण क्षमता को छीन लिया। उसने अपनी आंखों में केवल प्रकाश देखा, तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश। तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। जू पैन ने अपना दाहिना हाथ जोर से हिलाया। सभी प्राणियों के द्वार से प्रवाहित होने वाली शक्ति उनकी हथेली के माध्यम से बाहर निकल आई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये हेलुओ साम्राज्य में अनगिनत पीढ़ियों के लोगों द्वारा संचित जुनून है, जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों के द्वार का निर्माण करने की कोशिश की, और उनमें से पूर्वज का जुनून जो दुखद रूप से मर गया, और खुद जू पैन सबसे दृढ़ है। इस जुनून की एक लहर दुनिया के सबसे तेज ब्लेड की तरह होती है, जो आपके सामने मौजूद हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देती है। मंत्र, अलौकिक शक्तियां, जादुई हथियार, ताबीज, मंत्र, संरचनाएं, अंतरिक्ष, समय और ताइक्सुआन दाओमेन में हर किसी के दिल में साहस। ये कैसे संभव है कि मेरा मंत्र सीधे गायब हो गया? उफ, असंभव, मेरा जन्मजात आध्यात्मिक हथियार। सरनी झंडे कहाँ हैं? सरनी झंडे स्थापित करें। ढहते हुए दिमाग पर्वत पर तरह तरह की घबराई हुई चीखें गूंज रही थीं। बाय लियान ने सहस्त्र भ्रम वाली सच्ची आंखों को सक्रिय कर दिया, सभी भ्रमों को दूर कर दिया, और चांग दी जी के साथ अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से साझा किया। तो उन्होंने देखा कि शूपान युद्ध के देवता की तरह मशाल और तलवार लेकर मकड़ी के जालों से भरी गुफा में घुस रहा था। हर बार जब वह अपनी बाहें घुमाता, तो एक साफ जगह साफ कर देता। व्यूह ध्वज को नियंत्रित करने वाला अमर साधक 6 क्लेशों वाला ढीला अमर है, जिसकी शक्ति उस समुद्री जानवर के बराबर है जिसका सिर एक बार बायलियान ने एक ही तलवार से काट दिया था, और वह पूरे पूर्वी देव महाद्वीप में प्रथम श्रेणी का बलवान है। यद्यपि उसके बगल में खड़ा अमर साधक अचानक गायब हो गया और उसकी शक्ति कुछ प्रतिशत कम हो गई, फिर भी वह उससे ज्यादा बुरा नहीं था। हालांकि ये दो मजबूत पुरुष थे जिन्होंने जू पैन के साथ डबल टीम करते समय बेहद अजीब व्यवहार किया। इस अध्याय का अंत। TOC